वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय रितु सिंह। हम चैप्टर 2 कर रहे हैं पार्ट बी का 12th क्लास की अकाउंटेंसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्यों करते हैं एनालिसिस, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, मेथड ऑफ एनालिसिस और यूज़ ऑफ एनालिसिस हमने कर लिया। आज हम पार्ट बी में इसको कंप्लीट ही कर देंगे। हमारे चैप्टर को इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन रहती हैं हमारे, क्या तो इसके सिग्निफिकेंस हैं और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की। देखिए करते हैं। इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है। सिग्निफिकेंस टू मैनेजमेंट, क्यों ज़रूरी है फाइनेंशियल एनालिसिस करना मैनेजमेंट के लिए, क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ ए फर्म इज़ ऑलवेज इंटरेस्ट इन सोल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। मतलब क्या तो कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म का है, क्या होना चाहिए, कहाँ से हमें किस स्ट्रक्चर को लेकर ज़्यादा प्रॉफिट हो सकती हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, क्या चीज़ हमें कितने प्राइस लेवल रखना चाहिए, कितनी सेल्स लेवल रखना चाहिए, ये सब, कितना हमें स्टॉक रखना चाहिए, कितना हमारा इन्वेंट्री लेवल होना चाहिए। और सोल्वेंसी क्या है कि जो हमारी लाइबिलिटी बनती है ना, करंट रेशो और क्विक रेशो, इससे रिलेटेड जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बनती हैं, उससे हमारी सोल्वेंसी डिसाइड होती है। तो उनको पे कर सकते हैं, या हमें कितना स्टॉक रखना चाहिए कैश का, कब हमें पे करना है, कब हमारी ये लाइबिलिटी हमें राइट ऑफ करनी है, ये सारे डिसीजन मैनेजमेंट ले सकती है विद हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिग्निफिकेंस फॉर इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर क्या है, जो इन्वेस्ट करता है वो एज ए डिवेंचर होल्डर भी हो सकता है, एज ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो सकता है, और एज ए इक्विटी शेयर होल्डर भी हो सकता है। तो उसे क्या चाहिए, उसे जैसे शेयर होल्डर है तो टाइम पे डिविडेंड चाहिए, और अगर डिवेंचर होल्डर है तो उसे टाइम पे इंटरेस्ट, और जब उसकी मतलब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसकी अमाउंट उसे वापस चाहिए होती है। तो ये पे कर सकता है नहीं, किसे पता चलेगा कि अच्छे प्रॉफिट हो रही हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर लेंगे। एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी हेल्प ए ग्रेट डील इन असेसिंग द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। कैपेसिटी ऑफ बिजनेस पता चल रहा है कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, उससे हम फोरकास्ट कर लेते हैं। इन्वेस्टर हमारे फोरकास्ट कर लेते हैं कि ये फर्म अच्छी है, इसके प्रॉफिट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्ट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और जो फ़ायदेमंद रहता है उसी चीज़ में जाकर इन्वेस्ट करते होते हैं। ओके, तो सिग्निफिकेंस फॉर इन्वेस्टर हमारा कंप्लीट हो गया। सिग्निफिकेंस फॉर क्रेडिटर्स कौन होते हैं, टू टाइप ऑफ क्रेडिटर होते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर वांट टू नो लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस, कि हमारी बिजनेस की लिक्विडिटी कितनी है, कितने टाइम पर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना इफेक्टिव है, इससे लिक्विडिटी का पता चलता है। नो वेदर द कंपनी विल हैव सफिशिएंट करंट एसेट्स और कैश। जो करंट एसेट्स और कैश, करंट एसेट्स क्या होती हैं, जो नियर टू कैश होती हैं, जो एक साल के अंदर अंदर हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, और कितना कैश है जिसे हमारी वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं। सेकंड है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स वांट टू नो टू थिंग मेनली। क्या क्या थिंग है, वेदर द कंपनी विल एबल टू पे द इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट कंटिन्यूसली दे सकती है बिना किसी हिचकिचाहट के, या कोई दिक्कत तो नहीं है उसे देने में। नंबर सेकंड इज जब हमारा लोन मैच्योर्ड हो जाता है तो वो हमारे लोन को पे ऑफ कर सकती है। ये क्या होंगे, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर डिसीजन होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दे कैन ascertain whether the company will able to pay interest or not। ठीक है, और डेब्ट इक्विटी रेशियो से क्या पता चलता है कि कंपनी विल एबल टू पे देयर डेट ऑन मैच्योरिटी। जब मैच्योर्ड हो जाते हैं तो हमारे डेट, तो उनको क्या पे कर सकती है, किससे पता चलता है, ये डेट इक्विटी रेशियो से। और इंटरेस्ट दे सकती है, ये किससे पता चलता है,
कवरेज रेशो से, इंटरेस्ट कवरेज रेशो से। सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। एक तो टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। अब क्या आया हुआ है, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या है सिग्निफिकेंस, गवर्नमेंट देखती है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, अच्छे प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही। अगर अच्छे प्रॉफिट कमा रही है तो मे भी गवर्नमेंट सोचती है कि इस पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अच्छे प्रॉफिट नहीं कमा रही कंपनी किसी वजह से, तो उसे वो फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करवाती है। तो ये डिसीजन किस पे बेस होंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर बेस होंगे। ओके। सिग्निफिकेंस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों क्या होते हैं, बैंक्स हो गए, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, जो हमें टाइम टू टाइम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं हमारे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। हमारी जो डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटी हैं उनको अच्छे से पूरा करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो क्या करते हैं, तो ये क्या देखते हैं कि लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी कैसी है हमारी, सोल्वेंसी में क्या कैश रेशो, क्विक रेशो क्या है हमारी, इनसे पता चल जाएगा कि हमारी सोल्वेंसी कैसी है, हम टाइम टू टाइम हमारा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी डेट इक्विटी रेशो क्या है। तो इनसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पता चल जाता है कि ये अच्छे सोलवेंट जो कंपनी है और इनमें इन्वेस्ट करने से कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली। तो इसलिए हमें अच्छे, जब टाइम होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तभी हमें फाइनेंस हमें प्रोवाइड करवा देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिग्निफिकेंस फॉर एम्प्लॉय, अब जब जिस जगह हम काम करते हैं वो अच्छी प्रॉफिटेबल फर्म है, अच्छी फर्म है, तो उसका हम पर सीधा इफेक्ट पड़ता है। हमें अच्छी सैलरी मिलती है, हमें बोनस भी मिल सकता है, हमें अच्छा वर्क इन्वायरमेंट मिलता है, जो एम्प्लॉय बेनिफिट हैं वो सब कुछ मिलते हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी होती है अगर प्रॉफिटेबल है। और अगर प्रॉफिटेबल फर्म नहीं है तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का भी हर चीज़ में कटौती आएगी। ओके। अब सिग्निफिकेंस फॉर स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी, स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी क्या है, सेबी है। तो उससे पता चलता है कि हम टाइम टू टाइम इनकम टैक्स और जीएसटी की असेसमेंट करने में उनको हेल्प मिलती है। दे एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी टू नो वेदर द फाइनल स्टेटमेंट हैव बीन प्रीपेयर्ड, बनाई गई हैं या नहीं बनाई गई, और उनके अकॉर्डिंग सही से जीएसटी और इनकम टैक्स पे किया गया है या नहीं किया गया है, ये स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी तय करती हैं। सिग्निफिकेंस फॉर टैक्सेशन अथॉरिटीज, टैक्सेशन अथॉरिटी क्या होती हैं, जैसे इस टैक्सेशन अथॉरिटी में जो हमारा टैक्स बनता है, इनकम टैक्स बनता है हमारी फॉर्म कंपनी का, और जीएसटी कितनी बनती है, हम जीएसटी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, किस रेट से दे रहे हैं, और अच्छे से हम अपना टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस फॉर अदर पार्टी, अदर पार्टी क्या होती हैं, पहले परचेजर करती हैं। सिग्निफिकेंस फॉर रिसर्चर, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी ऑफ much important to researcher who is conducting research in respect of profitability, efficiency, financial soundness। इन चीज़ों के लिए जो रिसर्च करते हैं उनके लिए ये डेटा का काम करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके। अब फॉर अदर पार्टीज सम अदर पार्टीज में आल्सो भी इंटरेस्टेड इन द एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। कौन होती हैं ये अदर पार्टी, इकोनॉमिक्स होते हैं, ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं, कस्टमर जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये क्या करती हैं, असेस करती हैं हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट्स को। अब एक रह गया था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, दे एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, प्राइस अर्निंग रेशो, अर्निंग पर शेयर क्या करती हैं, सेबी है। जो स्टॉक एक्सचेंज है ना वो सेबी के अंडर काम करती हैं। ये क्या करती हैं, जो हमारे शेयर्स की वैल्यू पर शेयर और हमारी अर्निंग पर शेयर, ये अर्निंग रेशो, इस चीज़ को एसेस करती हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के बिहाफ पे। ओके। ये मैंने थोड़ा सा आपको गलत बोल दिया था, टैक्सेशन वाला जीएसटी और ये बता दिया था इसमें, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, आप ध्यान रखना। स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी क्या करती हैं, जो हमारी कमोडिटी होती है ना, जो रजिस्टर्ड कंपनियाँ होती हैं उनका देखती हैं कि अर्निंग पर शेयर कितनी है और अर्निंग रेशो कितनी है, ये सब
स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ करती हैं। अब ये तो होगी हमारी सिग्निफिकेंस, बहुत सारी सिग्निफिकेंस है ना, बहुत सब के लिए डिसीजन लेने के लिए काम में आती हैं फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट्स। लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर का, कोई एक प्रॉपर जो लिमिटेशन है उसको ही पूछ लेते हैं आपके उसमें एग्ज़ाम में। तो क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जितनी लिमिटेशन है ना, क्योंकि उन पे बेस हैं, तो वे ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्या हो जाती हैं, लिमिटेशंस हो जाती हैं। क्या क्या लिमिटेशन है, इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इनकम्प्लीट। जब इनकम्प्लीट हो, अनऑथेंटिक हो, तो सेम है इनके बेस पर, स्टेटमेंट के बेस पर फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, तो ये भी अनऑथेंटिक और इनकम्प्लीट ही होगा। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस होती हैं, धारणाएं होती हैं, उन पे बेस होती हैं जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट हम बनाते होते हैं। हम फ्यूचर के लॉस के लिए कोई लाइबिलिटी बनती है उसके लिए प्रोविज़न करते हैं, लेकिन फ्यूचर में जो हमें प्रॉफिट होता है उसके लिए हम कुछ नहीं करते, ये हमने कन्वेंशन बनाई हुई है। तो ये जो लिमिटेशन है, ये यूँ की यूँ लिमिटेशन फाइनेंशियल एनालिसिस की भी है। क्यों है ये इसकी लिमिटेशन, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। ओके, सेकेंड इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के लिखना, एक्चुअल में वो चीज़ नहीं होती, लेकिन उसको ऐसी आगे से फ्रेम ऐसा अच्छा कर दिया जाता है, अंदर तो चाहे कुछ हो कि बाहर से दिखता है भाई हाँ ये तो चीज़ है। तो ये होती है विंडो ड्रेसिंग, बढ़ा चढ़ा के अपनी चीज़ दिखाना जो एक्चुअल में नहीं होती। एक्चुअल में तो जैसे कंपनी को कम प्रॉफिट हो रहे हैं, लेकिन वो क्या करती है ओवर वैल्यू कर देती है क्लोजिंग स्टॉक को, परचेज जो किया है कंपनी ने उसको रिकॉर्ड नहीं करती। तो इससे फ्रैक्शन आ गया ना एक्चुअल सिचुएशन में, और जो उसने बना ली सिचुएशन उसमें, तो विंडो ड्रेसिंग से अफेक्ट होती है। ये है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल। अब प्राइस लेवल क्या होता है, दिन बाई दिन प्राइस बढ़ रहा है, ये हम किस में कर सकते हैं, एक तो प्राइस रॉ मटेरियल का भी बढ़ रहा है ना, तो उसके साथ जैसे प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट की वो प्रोडक्ट की लागत बढ़ी, तो हमारी सेल भी बढ़ रही है उसी रेशो में। तो हमें क्या प्रीवियस ईयर से इस ईयर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल भी तो ज़्यादा कीमत पर खरीदा है हमें, अगर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट हमने अच्छी कीमत पर की है। सेकंड एग्जांपल ये लेके चलते हैं हम, जैसे हमने 5,000 का सामान, हमारा जो सामान बिकता है 5,000 का सामान बिकता है, सेम ही सामान हमने रेट बढ़ने से वो 5,000 की बजाय 7,000 का बेच रहे हैं, हम 7,000 का बेच रहे हैं 5,000 के बजाय, तो कीमत बढ़ी ना, और तो कोई चीज़ नहीं बढ़ी। तो इससे क्या होएगा, तो वो वही मैं बता रही थी कि जो आपकी कॉस्ट है उसमें भी तो इंक्रीज़ होगा। जब आप प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट की भी कीमत बढ़ी होगी। तो ये प्रॉफिट को इंक्रीज़ नहीं करती, लेकिन बस दिखा देते होते हैं कि भाई प्रॉफिट बढ़ रहा है। ओके, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। अब डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती हैं, ओके, और उनके लेवल पर फिर डिसीज़न लेने होते हैं। देखिए, इफ़ टू फर्म अडोप्टेड डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, हम बोलते हैं कि कंपैरिजन हो सकता है एनालिसिस से, लेकिन जब अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट है तो एनालिसिस कैसे इफ़ेक्टिव होगा, हो ही नहीं सकता। उन्होंने कोई और पॉलिसी अडेप्ट की हुई है, हमने कुछ और पॉलिसी अडेप्ट की हुई है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की, तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, और होगा तो वो अनऑथेंटिक होगा, रियलिस्टिक नहीं होगा। ओके, इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ एनालिस्ट। जो इनको एनालाइज करते हैं उनकी पर्सनल एबिलिटी और उनके जो अपने थॉट्स हैं उसका इफ़ेक्ट पड़ता होता है। देखिए, फिगर गिवन, जो फिगर दी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो अपने आप नहीं बोलती, उनको एनालाइज किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, फिर उनको एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, तो कंक्लूजन निकाले जाते हैं उनसे। कंक्लूजन ऑब्टेन फॉर एनालिसिस दिस फिगर आर अफेक्टेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट बाय पर्सनल एबिलिटी। जो
एनालाइज में से हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, वो किस पे डिपेंड करता होता है, जो एनालाइज करने वाला है उसके पर्सनल एबिलिटी पर सीधा सीधा इफेक्ट करता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन कैपिटल, वन रिटर्न ऑन कैपिटल करते हैं, वन एनालिसिस्ट है क्या करता है, मैं कंसीडर द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और दूसरा क्या करता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर लेता है। तो वो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड हो गया ना। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे शेयर होल्डर फंड होते हैं, कुछ एनालिस्ट तो शेयर होल्डर फंड में डिवेंचर होल्डर को भी शामिल कर लेते होते हैं, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स को, लेकिन कुछ एनालिस्ट सिर्फ शेयर कैपिटल को ही शेयर होल्डर फंड मानते हैं। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। डिफ़िकल्ट इन फोरकास्टिंग, अब फोरकास्टिंग क्या होती है, जो प्रेजेंट है हमारा उस पे जो पास्ट की वैल्यू और चीज़ें हुई हैं हमारी फॉर्म में, उनके बेस पर आज हम भविष्य के लिए फोरकास्ट कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए फोरकास्ट कर रहे हैं। तो जो पास्ट में जो सर्कमस्टांसेस, जो सिचुएशंस हमने फेस की हैं, रही हैं, क्या वो फ्यूचर में भी होंगी, फ्यूचर में होंगी क्या वैसी ही होंगी, ज़्यादा भी तो हो सकती हैं, कम भी तो हो सकती हैं। तो ये डिफ़िकल्टी आती है फोरकास्टिंग करने पे फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है भाई, हमारे मैनेजर्स कितने अच्छे हैं, उनकी कितनी अच्छी क्वालिफिकेशन है, डिसीजन मेकिंग पावर ब्रिलियंट है, लेकिन इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, कुछ इफेक्ट नहीं है। हम तो सीधी फिगर उठाकर देखते हैं, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, इतने एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटी है, इतनी कम होगी, इतनी ज़्यादा होगी, दैट्स इट। लेकिन सीधा सीधा इफेक्ट डालती है ना क्वालिटेटिव टर्म्स भी बिजनेस पर, उनको लेते ही नहीं होते, है ना। तो इसलिए भी फाइनेंशियल एनालिसिस हमारा लिमिटेड ही है। लिमिटेड यूज़ ऑफ सिंगल ईयर एनालिसिस, हमने ये किया ही था। 2 मेथड होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल मेथड। जो हॉरिजेंटल मेथड होता है वो सिंगल ईयर का होता है, वो इतना ऑथेंटिक नहीं होता। हम जब पास्ट के ईयरों के साथ कंपैरिजन करेंगे, जो हम इसके करते हैं वर्टिकल एनालिसिस में, तो ये ऑथेंटिक हो भी सकता है, लेकिन एक ही ईयर को लेकर एनालिसिस करना ये थोड़ा डायनेमिक एनालिसिस है, ये इतना ऑथेंटिक नहीं होता। इसमें सिर्फ ईयर टू ईयर ही वो करते होते हैं, हम एनालाइज करते होते हैं। सो ये हमारी आपकी लिमिटेशन हो जाती हैं। अब इतनी लिमिटेशन मैंने आपको बता दी, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सोचोगे कि बनाते ही क्यों हैं, इतनी लिमिटेशन है। तो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस भी है सबके लिए। सारे स्टेक होल्डर हैं, जैसे इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयज़, स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़, टैक्सेशन अथॉरिटीज़, अदर पार्टीज़, रिसर्चर्स, कितनी जो हमारी मैनेजमेंट है, जो इंटरनल हैं, ये सब स्टेक होल्डर हैं जो डिसीज़न लेते हैं किस पे, फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट के बेस पर। लेकिन डिसीज़न लेने से पहले ये ध्यान रखना है कि लिमिटेशंस क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उनको ध्यान में रखकर आप अगर आगे फोरकास्ट कर रहे हैं, अपने डिसीज़न ले रहे हैं, तो ये आपके सही हो सकते हैं। ओके, अगर आप लिमिटेशन को ध्यान में नहीं रखते, सीधे सीधे डिसीज़न ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको लॉस में ले जा सकता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पूरा होता है। अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी लिमिटेशन में या किसी भी सिग्निफिकेंस में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।